India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका की रद्द। हाईकोर्ट ने कहा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को अपीलीय न्यायाधिकरण जाने को कहा। अत्यावश्यक मामलों में अपीलीय ट्रिब्यूनल तुरंत सुनवाई करें। 92% मतदान और हिंसा न होने की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का दिया निर्देश। एसआईटी 2 हफ्ते में पूरी करेगा जांच। निजी अस्पतालों की भूमिका और गवाह सुरक्षा की भी होगी पड़ताल। उन्नीस में सिख विरोधी दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने की सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। फिलहाल सज्जन कुमार जेल में ही रहना होगा। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया ने 21 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था और याचिका खारिज कर दी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिन्होंने उन्हें झूठे दस्तावेज दिए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खेड़ा ने दावा किया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में एक कंपनी है। जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया ने असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज मामले में खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर खेड़ा ने केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए होते तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जाता, लेकिन उन्होंने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा। कोर्ट ने कहा, रिनिकी भुइयां शर्मा ने पति राजनीति में है और असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रिनिकी भुइयां शर्मा राजनीति में नहीं है। अगर खेड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए मामला राजनीतिक बयानबाजी का होता, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीट लिया। कोर्ट ने कहा कि यह मानहानि का साधारण मामला नहीं है और खेड़ा अभी तक अपने दावों को साबित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अभी तक संदेह से परे ये साबित नहीं किया है कि रिनिका भुइयां शर्मा के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने ये भी संदेह से परे साबित नहीं किया है कि उन्होंने अमेरिका में एक कंपनी खोली और भारी रकम का निवेश किया। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ पवन खेड़ा के हालिया दावों से जुड़ा है। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति है। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया। असम पुलिस 7 अप्रैल को दिल्ली में खेड़ा के घर पहुंची थी, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें 1 हफ्ते की राहत दी थी ताकि वे असम की अदालतों में अग्रिम जमानत के लिए जा सकें। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की अपील पर तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी। खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा स्टे आदेश को चुनौती दी, लेकिन पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने स्टे हटाने और ट्रांजिट जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा। खेड़ा की दलील हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में खेड़ा ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक और राजनीतिक संदर्भ में दिए गए बयानों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन बयानों को चुनिंदा तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। खेड़ा ने आरोप लगाया कि एफआईआर शिकायतकर्ता के छिपे हुए मकसद
राजनीतिक बदले को पूरा करने के लिए दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता असम के मुख्यमंत्री की पत्नी है। याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और प्रवक्ता है। उन्हें सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में दिए गए बयानों के लिए निशाना बनाया गया है। ये एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसका मकसद उत्पीड़न और धमकाना है। खेड़ा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने आरोप सवालिया लहजे में उठाए थे, इसलिए किसी फर्जी पासपोर्ट या संपत्ति दस्तावेज बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। अगली सुप्रीम कोर्ट की खबर पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने संबंधी शिकायतों पर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निवारण के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट या राज्य में गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोग अपील दायर कर अत्यावश्यकता साबित करते हैं तो अपीलीय ट्रिब्यूनल उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई देंगे। न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी होने पर ऐसे लोग हाई कोर्ट में प्रशासनिक या न्यायिक पक्ष पर भी जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा, 13 अप्रैल के आदेश में ज्यादातर मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, लेकिन रोजाना नए मुद्दे उठ सकते हैं। लंबित मामलों के लिए प्रशासनिक पक्ष पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क की छूट दी जाती है। अत्यावश्यकता साबित करने वाले अपीलकर्ताओं को ट्रिब्यूनल तुरंत सुनवाई दें। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने बताया कि पहले चरण की कट ऑफ तारीख तक 27 लाख अपीलों में से सिर्फ 139 का निपटारा हुआ। उन्होंने कहा, इन मामलों में बेहद तेजी से फैसला चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने पक्षों को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मुद्दे उठाने की अनुमति दी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कोर्ट ने आदेश दिया था कि 21 या 27 अप्रैल से पहले जिनकी अपील स्वीकार हो जाती है वे पहले या दूसरे चरण में वोट डाल सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि केवल अपील लंबित होने से वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 92% रिकॉर्ड मतदान हुआ। दूसरा चरण 29 अप्रैल को है। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधानसभा चुनाव में 92% मतदान और हिंसक घटनाओं की अनुपस्थिति की सराहना की। भारत के एक नागरिक के रूप में मतदान का प्रतिशत देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इस देश में लोगों को चुनाव में भाग लेने की जरूरत है। अगर लोग लोकतंत्र में अपनी ताकत, वोट की ताकत को समझ लें और कानून का पालन करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मूल्यों को अपनाएं, जैसे 90% या उससे ज्यादा लोग मतदान के लिए गए, तो वे हिंसा में शामिल नहीं होते, क्योंकि तब उन्हें पता होता है कि ताकत लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। ऐसा सीजेआई ने कहा। एसआईटी की टिप्पणियां तब आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक 92% मतदान हुआ और देश भर से प्रवासी मजदूर भी वोट डालने के लिए राज्य लौटे। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की प्रजनन स्वायत्तता और मानसिक स्वास्थ्य एमटीपी एक्ट की वैधानिक सीमा से ऊपर है। अवांछित गर्भ जारी रखने को मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने गोद देने के तर्क को खारिज किया और कहा कि गर्भपात से इनकार करने पर असुरक्षित गर्भपात का खतरा बढ़ता है। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने मामला सुना। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 17 वर्षीय लड़के से सहमति से गर्भवती हुई। गर्भ 27-28 हफ्ते का था, जो एमटीपी एक्ट की सीमा से अधिक था। एम्स मेडिकल बोर्ड ने कहा कि गर्भपात ज्यादा जोखिम भरा और भ्रूण जीवित रहने योग्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार किया। इसके खिलाफ मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कानूनी मुद्दा था, क्या 24 हफ्ते के बाद नाबालिग का गर्भपात कराया जा सकता है जब मेडिकल बोर्ड खिलाफ हो, लेकिन नाबालिग अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और मानसिक स्वास्थ्य का दावा करे। मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात को असुरक्षित बताया। नाबालिग के जीवन और भविष्य की प्रजनन क्षमता को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नाबालिग की पसंद भ्रूण के हित से ऊपर है। अनुच्छेद 21 में शारीरिक स्वायत्तता शामिल है। कोर्ट ने कठोर वैधानिक और मेडिकल सीमाओं को असाधारण मामलों में दरकिनार करने की इच्छा दिखाई। महिला की पसंद अवांछित गर्भ में सर्वोपरि है। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर वैदेही पांडे। बताइए वैदेही, क्या कुछ जानकारी है इस केस से रिलेटेड?
आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट मैटर सुना है, एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि माइनर की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टैट्यूटरी लिमिट्स के ऊपर भी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी क्लियर कहा कि किसी भी वुमेन, स्पेशली एक माइनर को अनवांटेड प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक राइट अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन होगा। बेंच ने गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया कि चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए दे दिया जा सकता है और कहा कि प्रेगनेंसी का बर्डन खुद एक सीरियस फैक्टर है। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि अगर ऐसे केसेस में रिलीफ डिनाई होता तो लोग अनसेफ और इलीगल अबॉर्शन मेथड्स की तरफ जा सकते हैं, जो उनकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बियॉन्ड स्ट्रिक्ट लीगल लिमिट्स। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैदेही, तमाम जानकारी केस से जुड़ी हुई साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सज्जन कुमार इस समय 1984 दंगों से जुड़े कई मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में उन्हें पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2025 में एक अन्य मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो सरस्वती विहार में हुई हिंसा और हत्या की साजिश से जुड़ा था। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने अपनी सेहत और उम्र का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि लंबे समय से जेल में रहने और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें राहत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर अपराधों से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों की जान गई थी। ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह की राहत उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई नहीं होती, तब तक वे जेल में ही रहेंगे। 1984 के सिख विरोधी दंगे देश के सबसे दर्दनाक और संवेदनशील घटनाओं में से एक है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें हजारों सिखों की जान गई थी और भारी नुकसान हुआ था। इस मामले में कई सालों तक जांच और सुनवाई चली, जिसके बाद कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया। सज्जन कुमार का मामला भी लंबे समय से अदालतों में विचाराधीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिली है, हालांकि वे अब भी पूर्ण न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोर्ट से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल या एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। ये वही मामला है जिसमें कोर्ट ने पहले यूपी अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की धाराएं न लगाने और बच्ची के जीवित रहने के दौरान 2 निजी अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने पर नाराजगी जताई थी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने निम्नलिखित आदेश दिया। डीजीपी उत्तर प्रदेश एक एसआईटी का गठन करेंगे, जिसमें शामिल होंगी यूपी कैडर की एक महिला पुलिस अधिकारी जो पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक रैंक की हो, लेकिन राज्य से मूल संबंध न रखती हो, पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी और एक महिला डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। एसआईटी को अधिसूचित किया जाए। एसआईटी बिना किसी देरी के यानी शनिवार से जांच शुरू करे। एसआईटी पीड़ित बच्ची के माता पिता की सभी शिकायतों पर गौर करे, खासकर महत्वपूर्ण गवाहों की सुरक्षा को लेकर। इसी तरह एसआईटी को निजी अस्पतालों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया। एसआईटी जांच के परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी द्वारा पूरक रिपोर्ट दाखिल होने तक ट्रायल कोर्ट कार्यवाही स्थगित रखे। 2 हफ्ते के भीतर जांच पूरी करने का प्रयास करे। निजी अस्पतालों के स्पष्टीकरण, बचाव सहित आरोपों की एसआईटी स्वतंत्र रूप से जांच करे। कोर्ट ने आगे कहा कि एसआईटी द्वारा पूरक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद वो कोर्ट के रजिस्ट्रार यानी कि न्यायिक के समक्ष अनुपालन हलफनामा दाखिल करे। सुनवाई में हरिहरन ने कहा कि पुलिस एक ओर जांच पूरी बताती है, दूसरी ओर पीड़िता के पिता को धारा 164 के बयान के लिए जबरन ले गई। पिता पर एफआईआर दोहराने का दबाव डाला गया। एएसजी भाटी ने चार्जशीट दाखिल होने की बात कही। हरिहरन ने पूछा, गवाही के लिए समन होता है तो जबरदस्ती क्यों? कोर्ट ने दर्ज किया कि पीड़िता के माता पिता राज्य की जांच से असंतुष्ट हैं और अपराध की बर्बर प्रकृति को देखते हुए
मामले पर अधिकारियों का ध्यान तुरंत जाना चाहिए था। गौरतलब है कि ये 1 महीने में 4 साल के बच्चे के रेप की जांच के लिए बनाई गई दूसरी एसआईटी है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल के बच्चे के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा जांच पटरी से उतारने पर कड़ी फटकार लगाई थी और जांच अपने हाथ में लेने के लिए एसआईटी गठित की थी। बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी खबर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुदेजा की डिवीजन बेंच ने कहा कि स्पेशल कोर्ट द्वारा इशरत जहां को जमानत दिए हुए 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया हो। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुदेजा जहां का मोर्चा 2020 में दिल्ली दंगों के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत अपराधों का आरोप था। स्पेशल कोर्ट ने मार्च 2022 में जहां को जमानत दी थी। कोर्ट ने नोट किया कि वो चक्का जाम का विचार लाने वाली नहीं थी और वो ना ही उन संगठनों या व्हाट्सएप ग्रुप्स की सदस्य थी जिन्होंने साजिश में भूमिका निभाई। अपनी अपील में दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि निचली अदालत ने उसके सामने पेश किए गए सबूतों और बयानों को नजरअंदाज कर दिया और उन सबूतों को खारिज करते हुए आदेश पारित किया जो राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर हिंसक दंगे कराने की खतरनाक साजिश को स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये दंगे अचानक या सांप्रदायिक गुस्से में नहीं हुए थे, बल्कि बहुस्तरीय बहुसंगठनात्मक तरीके से पहले से योजनाबद्ध थे। याचिका में कहा गया कि दंगों का समय जहां और अन्य सह षड्यंत्रकारियों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के समय सावधानी पूर्वक चुना गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। याचिका में आगे तर्क दिया गया कि निचली अदालत का आदेश न केवल स्थापित कानून के खिलाफ था, बल्कि इसमें ऐसी खामियां थी जो मामले की जड़ तक जाती हैं। जनवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने जहां के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप तय किए। मामले में सुनवाई जारी है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि सरफेसी कानून क्या होता है। क्या आप जानते हैं सरफेसी एक्ट क्या है? सरफेसी एक्ट 2002 का मेन पर्पस है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना ताकि वो डिफॉल्ट होने पर बिना लेंदी कोर्ट प्रोसेस के अपने ड्यूज रिकवर कर सके। इस एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग बैंक बोरोवर को 60 डेज का नोटिस देता है रीपेमेंट के लिए। अगर रीपेमेंट नहीं होता तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंडर बैंक सिक्योर्ड एसेट का पोजेशन ले सकता है। सेक्शन 14 के थ्रू बैंक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस की हेल्प ले सकता है पोजेशन लेने के लिए। वहीं बोरोवर के राइट्स भी प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 17 एंड 18। हाल ही में चैतन्य बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल वर्सेस ऑक्सिलो फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड केस में एक स्कूल ट्रस्ट ने अप्रॉक्स 5 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया और बार-बार कोर्ट ऑर्डर्स इग्नोर किए, पोजेशन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट किया और अंडरटेकिंग्स देने के बाद उनको फॉलो नहीं किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते हुए स्कूल के क्लोजर का ऑर्डर दिया और पोजेशन के लिए पुलिस असिस्टेंस की भी परमिशन दी। सिंपल शब्दों में कहें तो सरफेसी एक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एनफोर्स करता है, डिफॉल्ट या अननेसेसरी डिले दोनों को लॉ स्ट्रिक्टली डील करता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.